सभी को स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे मौर्योत्तर काल। इससे पहले अपन ने मगध के 4 वंश देख लिए थे। कौन से तो हर्यक, नाग, नंद और मौर्य। अब इनके बाद में पढ़ेंगे अपन मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल को अनेक विद्वानों ने अंधकार का काल कहा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अंधकार का काल किस काल को कहा जाता है, तो वो मौर्योत्तर काल को कहा जाता है। फिर पहली बार लेख युक्त सिक्के किस काल से प्राप्त हुए हैं, तो वो अपन को मौर्योत्तर काल से प्राप्त हुए थे। फिर अपन पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के राजवंश। तो देखो इसमें 4 राजवंश तो स्थानीय थे जिन्होंने शासन किया, और 4 ही विदेशी राजवंश ने शासन किया था। तो ये क्रम जरूर ध्यान रखना। स्थानीय आपसे पूछा जाएगा कि मौर्योत्तर काल में स्थानीय राजवंश का क्रम बताओ, यानी शुंग सबसे पहले, उसके बाद कर्ण, फिर सातवाहन वंश, फिर चैदी वंश। तो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछेगा कि मौर्योत्तर काल में, या आपको सीधे पूछ लेगा कि शुंग वंश के बाद में किसने शासन किया, कण्व वंश ने, और कण्व के बाद में सातवाहनों ने, और सातवाहनों के बाद में चैदी ने। फिर यहाँ है विदेशी राजवंश जिसने सबसे पहले शासन किया, तो हिंद यूनानी, और हिंद यूनानियों को इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। फिर हिंद यूनानियों के बाद में कौन है, शक, शक के बाद में पल्लव, और पल्लव के बाद कुषाण। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है इनके डिटेल अंदर की, और वो भी मैंने एकदम शॉर्ट तरीके से लिए, तो क्योंकि अपने पास अब टाइम नहीं है आपके, तो अपन ज़्यादा इनको डिटेल से नहीं देखेंगे। तो पहला है स्थानीय राजवंश। अब स्थानीय राजवंश का अपन ने वही देखा था, शुंग, फिर कण्व, सातवाहन और चैदी। तो अपन पहले पढ़ेंगे शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है, ये जरूर ध्यान रखना है, पुष्यमित्र शुंग। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं, सारे पेपर देखना, उसमें कुछ बचे हुए हैं वो भी मैं जल्दी करवाने वाला हूँ। और कल से आपके लिए सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, जो अपनी सीरीज चल रही थी, जो सीरीज थी अपनी मॉडल टेस्ट, मॉडल पेपर वाली, जिसमें वही जीके जीएस और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस मैं उसमें डालूंगा, और वो टेस्ट ही होगा आपका, रिवीजन भी हो जाएगा उसके साथ। तो वो सीरीज अपने कल आपको वीडियो मिल जाएगा वो वाला। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग, और ये प्रथम ब्राह्मण राजवंश था जिसने पहली बार मगध पर शासन की। अब आपसे क्वेश्चन करें कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम ब्राह्मण राजवंश कौन सा था, तो वो था शुंग वंश। फिर है पुष्यभूति शुंग। पुष्यभूति शुंग के शासन काल में प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम यूनानी आक्रमण किसके शासन काल में हुआ, तो पुष्यमित्र शुंग। फिर है बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र को किस नाम से जाना जाता है, तो बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र को बौद्धरही कहा जाता है। शुंग काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ, बिल्कुल, यानी संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ, तो शुंग काल में हुआ। फिर है पुष्यमित्र शुंग का दरबारी कवि था महर्षि पतंजलि। नाम आप सब जानते हो उसका, महर्षि पतंजलि, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और इन्होंने महाभाष्य व्याकरण लिखा। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा, महर्षि पतंजलि ने। और ये जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी थी पाणिनि की, उसकी व्याख्या थी। तो आपसे पूछे कि कौन सा ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी की व्याख्या है, तो वह महाभाष्य व्याकरण। और ये किसने लिखा, तो ये पतंजलि ने लिखा है, और ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। फिर है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जिनके पुरोहित भी पतंजलि थे। फिर है पुष्यमित्र शुंग ने सांची व बरहूत स्तूपों का विस्तार व अलंकरण करवाया। और ये क्वेश्चन तो अभी आरएस में पूछा भी है कि बरहूत स्तूपों का विस्तार किसके समय हुआ, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, शुंग, सातवाहन, ऐसे, तो उसमें से होता शुंग। यानी पुष्यमित्र शुंग ने सांची व बरहूत स्तूपों का विस्तार व अलंकरण करवाया था। फिर है शुंग वंश का अंतिम शासक। देखो शुंग वंश का प्रथम शासक तो था या संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश का अंतिम शासक था वो था बहुभूति। तो ये ध्यान रखना। फिर बहुभूति की हत्या किसने करी, तो बहुभूति की हत्या कर दी वासुदेव ने, और वासुदेव ने बहुभूति को मारकर कण्व वंश की नींव रख दी। तो अब शुंग के बाद में कौन आएंगे, तो वो कण्व वंश आएगा। शुंग मैंने अच्छे से बता दिया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने छोटे छोटे कीवर्ड में आप लिख देना। अब देखो शुंग में केवल कण्व में केवल 2 ही पॉइंट है
कि कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। कैसे बना था? भवभूति को मारकर ये इसने कण्व वंश की स्थापना की। भवभूति कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था। अंतिम भवभूति था तो पहला कौन था? तो शुंग, पुष्यमित्र शुंग था। इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक तो था वासुदेव, और कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, जिसकी हत्या कर दी थी सीमुक ने। और सीमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा, और कण्व वंश का अंत किसने किया? सीमुक ने किया। और कण्व वंश के बाद में कौन आया? तो सातवाहन वंश। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर है सातवाहन वंश। अब देखो, सुशर्मा को मारकर सातवाहन वंश की स्थापना करने वाला कौन था? सीमुक था। अब सातवाहनों का मूल क्षेत्र ये महाराष्ट्र था, और बाद में ये आंध्र प्रदेश में बस गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें। और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान, और इसे पैठन या पाठन भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान। और सातवाहनों को आंध्रास व आंध्रप्रत्य भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि सातवाहनों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्रास, या आंध्रास किसे कहा जाता है? तो सातवाहनों को आंध्रास व आंध्रप्रत्य कहा जाता है। फिर है सीमुक। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सीमू है की जगह सीमुक पढ़ना आप। सीमुक के बाद कौन बैठा? तो सीमुक के बाद उसका छोटा भाई कान्हा था, वो शासक बन गया। और कान्हा के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। तो सातवाहन वंश का संस्थापक तो सीमुक, राजधानी प्रतिष्ठान या पाटन। और ये थी कहाँ? तो प्रतिष्ठान या पाटन ये थी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जहाँ बीबी का मकबरा बना हुआ है, औरंगजेब ने बनवाया था 1679 में। ये भी ध्यान रखना। अब है सातकर्णी प्रथम, कान्हा का बेटा था सातकर्णी प्रथम। तो सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम था। और सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम था नागानिका, और उसमें नागानिका, इसका एक अभिलेख था नानाघाट अभिलेख, और उसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई है। तो अगर आपसे पूछे कि सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां किस अभिलेख से मिलती है? तो नानाघाट अभिलेख से। और नानाघाट अभिलेख किसका है? तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागानिका, उसका है ये अभिलेख। और फिर नानाघाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम को महान विजेता या महान शासक बताया। अब देखो, यहाँ सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु होते ही उसकी पत्नी नागानिका, उसने शासन किया, और यह प्रथम भारतीय महिला शासिका थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि सातकर्णी प्रथम के बाद शासक कौन बना? तो शासकनी शासिका बनी कौन? नागानिका। नागानिका कौन थी भाई? तो नागानिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, और यह प्रथम भारतीय महिला शासिका थी। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि प्रथम भारतीय महिला शासिका कौन थी? तो वो थी सातकर्णी प्रथम की वाइफ, और वो थी नागानिका। तो अब पढ़ेंगे अपन राजा हाल। राजा हाल एक विद्वान शासक था साहब, और इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की। अब यहाँ क्वेश्चन केवल इतना बन सकता है कि गाथा सप्तशती की, जो गाथा सप्तशती ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? तो गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना कर दी राजा हाल ने। और कौन सी भाषा में करी? तो वो प्राकृत भाषा में करी। फिर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे आया और इसने सातवाहनों का अंधकार युग ही समाप्त कर दिया और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा स्थापित कर दी। तो इसमें दो ही पॉइंट है, वो देख लेने आपको। फिर है वशिष्ठिपुत्र पुलुआमी। इसने एक उपाधि धारण की थी, दक्षिणापतेश्वर की उपाधि। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का शासक कौन था? तो वो था वशिष्ठिपुत्र पुलुआमी। इसने नवनागर शहर बसाकर नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की, और इस वंश का अंतिम शासक था, वो था पुलुआमी चतुर्थ। अब आपसे पूछे कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था और अंतिम कौन था? तो ये सारा मैंने बता दिया है। सातवाहन वंश एक मात्र शतात्मक वंश था। फिर आ जाता है चेदी वंश, यानी स्थानीय राजवंश जितने पड़े उनमें सबसे लास्ट चेदी वंश। और इस चेदी वंश की जानकारी मिलती है अपन को हाथी गुफा अभिलेख से, और इसका प्रतापी शासक था खारवेल। अब आपसे क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि खारवेल किस वंश का शासक था? तो ये चेदी वंश का शासक था, और खारवेल ने उदयगिरी के पहाड़ों में एक गुफा का निर्माण करवाया था। बस
अब पढ़ेंगे अपन विदेशी राजवंश। और विदेशी राजवंश है तो उसमें सबसे पहला है हिंद यूनानी, और हिंद यूनानियों को ही इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता है। अब मौर्योत्तर काल में यूनानी भारत में बैक्टीरिया से आए थे, बस ये तो ये ध्यान रखना। फिर है यूथिडेमस। तो हिंद यूनानी वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो हिंद यूनानी वंश का संस्थापक था वो था यूथिडेमस। फिर आ जाता है डेमेट्रियस बैक्टीरिया। और मौर्योत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण इसी ने किया था, और ये प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ था 190 ईसा पूर्वी को। फिर भारत पर आक्रमण करके इसने अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध पर अधिकार करके साकल को इसने राजधानी बना दी, और साकल को आधुनिक सियालकोट के नाम से भी जाना जाता है। फिर है मिनेंडर है डेमेट्रियस का सेनापति था और उसका जवाई भी था। और हिंद यूनानी शासकों में सबसे ज़्यादा विख्यात शासक ही मिनेंडर ही था। और फिर बौद्ध ग्रंथ था एक मिलिंदपन्हो से ज्ञात होता है कि इसकी राजधानी साकल, जो आधुनिक सियालकोट था, वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और मिलिंदपन्हो ग्रंथ की रचना किसने की? तो वह नागसेन ने की। तो ये ध्यान रखना, एक तो मिलिंदपन्हो ग्रंथ की ध्यान रखना किसने की, और एक ये ध्यान रखना कि मिलिंदपन्हो किस धर्म का ग्रंथ था, तो वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। फिर है मिनेंडर पहला यूनानी शासक था जिसने भारत में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अब आपसे क्वेश्चन करे कि पहला यूनानी शासक कौन था जिसने भारत में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो वो था मिनेंडर। और मिनेंडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से ली थी, और नागसेन ने मिलिंदपन्हो ग्रंथ की रचना की थी। तीनों पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी कि तीनों तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बाकी पढ़ना सभी को है। फिर अंतिम शासक कौन था? तो हर्म्यूज था अंतिम शासक, यानी हिंद यूनानी वंश का अंतिम शासक हर्म्यूज। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो वह चलाए थे इंडो ग्रीक या हिंद यूनानियों ने, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर हिंद यूनानियों के बाद कौन आए? तो यूनानियों के बाद शक आए। और प्रथम शक राजा कौन था? तो वो था मोय, और चीनी ग्रंथों में इन्हें सही के नाम से संबोधित किया गया। शकों का सबसे प्रतापी शासक था वो था रुद्रदामन प्रथम, और इसने यानी रुद्रदामन प्रथम ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी आदमी था, और इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया, और उस अभिलेख का नाम था गिरनार अभिलेख। तो आपसे पूछे कि गिरनार अभिलेख किसने जारी किया? रुद्रदामन में। और ये किस भाषा का था? तो संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख था गिरनार अभिलेख। और भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से शासक अपने आप को क्षत्रप कहते थे? तो वह शक राजा कहते थे। फिर अंतिम शक वंश का शासक कौन था? तो वो था रुद्र सिंह तृतीय। ये ध्यान रखना। शक हो गया कंप्लीट। अब अपन थोड़ा सा देख लेते विक्रम संवत। तो विक्रम संवत सबसे प्राचीन संवत था, और इसका प्रणेता माना जाता है तो वो माना जाता है विक्रमादित्य को। और भारत का सर्वमान्य संवत कौन सा है? तो वह है विक्रम संवत। और विक्रम संवत कैसा होता है? तो विक्रम संवत होता है ईस्वी सन +57 के बराबर होता है। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो देखो 57 को हुई थी। हालांकि कई जगह 57 नहीं आएगा तो ऑप्शन में 58 भी आ जाता है, तो ये डरना नहीं है। 58 अगर अपन को जैसे निकालना है, वर्तमान में विक्रम संवत निकालना है तो अपन ईस्वी सन तो है 2023, और अगर इनमें 57 जोड़ देंगे अपन तो अपन को पता चल जाएगा कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। तो अब पढ़ेंगे अपन शक के बाद कौन आए। देखो हिंद यूनानियों के बाद में शक आए, शक के बाद है पल्लव आए, और पहलव भी बोला जाता है इन्हें। तो उत्तर पश्चिम भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थेय यानी पल्लवों को पार्थेय भी बोला जाता है वंश के लोगों का आधिपत्य हुआ। यानी इनका मूल स्थान ईरान था, और इसका प्रसिद्ध शासक था वो था गोंडोफनेस। बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। फिर है कुषाण। अब कुषाण थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। और विदेशी राजवंश का सबसे अंतिम वंश था वो था कुषाण वंश, और इसका संस्थापक कौन है? तो वह कुजुल कैडफिसेस। अब आपसे पूछे कि कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसेस, प्रतापी शासक कनिष्क, और अंतिम शासक है वासुदेव। और राजधानी, पहली राजधानी थी कुषाणों की वो थी पुरुषपुर, और इसे ही पेशावर बोला जाता है। और दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। तो देखो 4 पॉइंट आपके पास है। संस्थापक कुषाणों का कुजुल कैडफिसेस, प्रतापी राजा था वो कनिष्क, और अंतिम शासक था वो था वासुदेव। और इनकी राजधानी पुरुषपुर और दूसरी मथुरा थी। और भारतीय ग्रंथों में कुषाणों को ऋषिक कहा गया है, ये ध्यान रखना।
अब पढ़ते हैं अपन विम कैडफिशियस को। कुषाण वंश का पहला शासक जिसने भारतीय क्षेत्रों जैसे गंधार, पंजाब व मथुरा की विजय प्राप्त की, यानी भारतीय क्षेत्र गंधार, पंजाब व मथुरा की विजय प्राप्त करने वाला पहला कुषाण शासक कौन था? तो वो था विम कैडफिशियस। और ये भारत में कुषाण वंश का संस्थापक, देखो कुषाण वंश का संस्थापक तो था कुजुल कैडफिशियस, और भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था वो था विम कैडफिशियस। इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर है अपना कनिष्क, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुषाण वंश में कनिष्क। विम कैडफिशियस के बाद कनिष्क कुषाण वंश का शासक बना, जो इस वंश का महान प्रतापी शासक था। और कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी को, और राज्यारोहण के बाद कनिष्क ने एक संवत लाया, और उस संवत को शक संवत के नाम से जाना जाता है, और जो बाद में भारत में कैलेंडर का आधार माना बना। अब आपसे पूछे कि भारत में कैलेंडर का आधार किसे माना जाता है, तो शक संवत को माना जाता है। किसने चलाया? तो कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया? तो 78 ईस्वी को। शक संवत प्रारंभ कब हुआ? तो 78 ईस्वी को। अब अपन को शक संवत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो अपन ईस्वी सन में माइनस कर देंगे 78, तो अपन को शक संवत के बारे में पता चल जाएगा। जैसे अभी वर्तमान का निकालना हो तो अपन 2023 में से 78 घटा देंगे, जितना भी शेष बचेगा वो शक संवत निकल जाएगा। अब कल्लण की राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। तो क्वेश्चन आपको फिर मिल गया कि राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्लण ने लिखी। और कल्लण की राजतरंगिणी में क्या उल्लेख मिलता है? तो अपन को उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। बिल्कुल। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और वो कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए कि किसके शासनकाल में हुई, कहाँ हुई, कौन सी हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई। और इसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। फिर है कनिष्क का राज कविता एक अश्वघोष। कनिष्क का राज कविता अश्वघोष, जिसने क्या किया? एक तो लिखा था बुद्ध चरित्र, और एक लिखा उसने शोधरानंद, और ये 2 महाकाव्य थे। तो कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र व शोधरानंद नामक महाकाव्य तथा सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक ग्रंथ की रचना की। तो देखो सारीपुत्र प्रकरण तो क्या है? नाटक ग्रंथ। बुद्ध चरित्र और शोधरानंद क्या है? तो ये महाकाव्य हैं। और इन तीनों की रचना किसने की? कनिष्क का एक राजकवि था, और उसका नाम था अश्वघोष। तो अश्वघोष ने इन तीनों की रचना की। अब ये जो बुद्ध चरित्र है महाकाव्य, इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि किस महाकाव्य को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। और बौद्धों का रामायण किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। फिर है नागार्जुन। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। अब आपसे क्वेश्चन करे कि शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे, और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। और वसुमित्र भी बौद्ध आचार्य थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इन्होंने भी, फिर ये थोड़े पीछे रहने वाले थे, इन्होंने भी एक महाविभाषा शास्त्र ग्रंथ लिख दिया। यानी कि वसुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश तो किसे कहा जाता है? महाविभाषा शास्त्र को, जिसको लिखा था, जिसने वसुमित्र ने लिखा था। और बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। यह किसने लिखा? तो अश्वघोष ने लिखा। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अब कनिष्क का राजवेद था चरक, और चरक ने चिकित्सा के क्षेत्र का एक ग्रंथ है चरक संहिता। यह किसने लिखी? तो ये चरक ने लिखी थी। कनिष्क का राजवेद था ये, और ये चिकित्सीय ग्रंथ है। इस हिसाब से इतना सारा है तो आप याद कर लोगे। और यही अपना वीडियो एंड हो जाता है। अब अपन थ्योरी का जैसे मुझे समय मिलेगा मैं और आपको कोशिश करूंगा। देखो सल्तनत काल और मुगल काल ये आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं, तो वो वीडियो वेस्ट नहीं करना। बाकी तो आप जैसे देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपकी 100 जने देखो, 50 जने देखो, जितनी आपकी मर्जी, पूरा देखो, आधा देखो, 2 मिनट देखो, 20 मिनट देखो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिले और मैं आपको समय पर वीडियो उपलब्ध कराऊँ। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।